हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे पृथ्वी पर बाह्य जनित और अंतर्जनित परिवर्तन होते हैं, उनके पीछे कौन कौन से बल कार्य करते हैं और इन बलों के परिवर्तन से पृथ्वी पर कैसे नई नई भू आकृतियां निर्मित होती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला आपको जानना है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन्हीं प्लेटों को कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। तो होता क्या है कि ये प्लेट कैसे निर्मित हुए हैं। तो सामान्यतः आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार स्थित एक ग्रह है। इस ग्रह के निर्माण में कई स्तर काम करते हैं। इनमें मुख्यतः इसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रोड, दूसरा है इसका मेटल वाला भाग और तीसरा है जो सबसे बाहरी स्तर है वो है स्थल मंडल। अब स्थल मंडल जो ये भाग है ये कहीं ना कहीं ये प्लेटों में विभाजित है और मुख्यतः कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि 7 बड़े प्लेट हैं, जैसे कि 7 बड़े महाद्वीप हैं, ऐसे ही 7 कह सकते हो कि उन्हीं 7 महाद्वीप और 7 प्लेटों पे ये महाद्वीप स्थित है। तो ये प्लेट क्या है कि पृथ्वी एक तो खुद के स्थान पे भी घूर्णन कर रही है, साथ में वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। अब इसके कारण होता है क्या कि पृथ्वी में गति रहती है। जैसे कि आप घुमड़ी खेलते हो, बचपन में आपने घुमड़ी खेली होगी, उसी तरह पृथ्वी भी घुमड़ी करती है, खुद के स्थान पर भी घूमती है, घूमते घूमते दूसरे स्थान पे भी पहुंच जाती है। तो सामान्यतः आपको वही ध्यान में रखना है इसके घूर्णन को रखकर। तो ये गति कर रही है। तो गति करने के कारण होता है कि पृथ्वी के अब बाहरी गति तो हो ही रही है, उसकी आंतरिक भी गति हो रही है। अब ये गति के कारण कौन कौन से हैं, तो ये आंतरिक जो गति होती है उसका मुख्य कारण होता है मैग्मा। यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ है ना, तो जो क्रोड वाला भाग है वो ठोस माना जाता है, उसके बाद जो मेटल वाला भाग है वो तरल माना जाता है और जो सबसे बाहरी जो स्थल मंडल वाला भाग है वो ठोस माना जाता है। तो अब ये मान लीजिए कि बीच में जो मेटल वाला भाग है वो पिघला हुआ स्तर है। तो आप कोई भी जैसे जल है और जल के ऊपर आप कोई कागज नाव बना के बचपन में आपने खेली होगी, तो क्या होता है कि वो नाव उस पे तैरती है। उसी तरह मान लीजिए कि पृथ्वी में स्थित जो मेटल वाला भाग है उस पर ये स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल पे है तो क्या हुआ कि ये नीचे तरल है, ऊपर स्थल मंडल है, तो ये कहीं ना कहीं जो ठोस वाला भाग है वो ये तरल वाले स्तर पे तैरता हुआ प्रतीत होता होगा। तो आपको यही ध्यान में रख के चलना है। तो देखते हैं, तो इसी जो पृथ्वी का ऊपर घूर्णन होता है, जो प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें कहा जाता है कि साल भर में कुछ मिलीमीटर ही मतलब एक अपनी दूरी तय कर पाती हैं। यानी इनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, पर बहुत कह सकते हो कि नामात्र का बदलाव होता जरूर है। और इस बदलाव का कारण यानी इस गति का कारण कहा जाता है कि मैग्मा है। यानी मैग्मा मतलब जो मेटल में स्थित मैग्मा है उसी के कारण, क्योंकि ये तरल है और तरल वस्तु के ऊपर कोई ठोस वस्तु रखी जाए तो वो तैरेगी, तो वही मैग्मा के कारण इसमें गति होती है। अब कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन हुए हैं उनमें आंतरिक रूप से मैग्मा एक जिम्मेदार कारक है। अब पृथ्वी के ऊपर जो घूर्णन है और घूर्णन के कारण जो गतियां उत्पन्न होती है, तो उस गति में 2 तरह के बल काम कर रहे होते हैं और इस गति के कारण पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन 2 तरह के होते हैं, एक अंतर्जनित परिवर्तन जो पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होता है, उसी तरह से बाह्य जनित परिवर्तन जो पृथ्वी के बाहर परिवर्तन होता है। तो इसको कहते हैं जो बल आंतरिक भाग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, यानी अतः जनित फोर्स बल। और जो बाह्य पृथ्वी के परिवर्तन बाह्य आकार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं उनको एक्सोजोनिक फोर्स कहा जाता है, यानी बाह्य जनित। मुख्यतः अतःजनित फोर्स में भूकंप और ज्वालामुखी शामिल होते हैं। पृथ्वी की गतियों के लिए जिम्मेदार कारक में अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल। अंतर्जनित बल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आकस्मिक बल, जिसमें कहते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन शामिल है। पटल विरूपण का मतलब होता है कि पृथ्वी जब जो प्लेटें हैं उनमें अपना एक परिवर्तन होता है, यानी वो प्लेटों के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है, वो पटल विरूपण बल कहलाता है। और ये पटल विरूपण जो बल है ये निर्माणकारी बल होता है, यानी पृथ्वी पर भू आकृतियों के निर्माण में ये जो प्लेट विवर्तनिक है वो कार्य करता है। इसमें देखिए कि पटल विरूपण में 3 तरह की गतियां होती हैं।
एक तो होती है अभिसारी गति, एक होती है अपसारी गति और एक होती है समानांतर गति। यानी एक होता है कि जब दो प्लेटें पास आ रही हों, एक ऐसा समय आता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हो, और तीसरी कंडीशन होती है कि जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति कर रही होती हैं। तो इस तरह से 3 तरह की पटल विरूपण बल कार्य करता है, और इसी बल के कारण पृथ्वी पर नए-नए मतलब स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। इसी के कारण इसको निर्माणकारी बल कहा जाता है। अब बात करते हैं बहिर्जनित बल में। अब बहिर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के ऊपर स्थित जो सतह पर स्थित चीजें हैं, उनमें किस तरह से बदलाव आता है और उसके कारण किस तरह से पृथ्वी का स्वरूप बदलता है उसके बारे में। तो ये 2 तरह से होता है, अपरदन और निक्षेपण के कारण। और इसके पीछे जो कारक हैं वो है नदी, यानी नदी या फिर कह सकते हैं बहता हुआ जल, पवन है, समुद्री तरंगे हैं जो लहरों के साथ आती हैं जैसे सुनामी की तरंगे है, उसी तरह से हिमनद है। तो ये आपको पीटी के एस्पेक्ट से ये आस्मिक बल में कह सकते हो कि आंतरिक बल जो है ये जिम्मेदार है। ये कारकों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पीटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बाह्य जनित बलों को भी ध्यान में रखना है कि क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बाह्य जनित बल में कौन-कौन से हैं, और ये चारों के ऑप्शन दे दिए, साथ में एक भूस्खलन भी दे दिया, तो आप कंफ्यूज होकर गलत ना टिक करके आ जाएं। तो भूस्खलन जो है एक आंतरिक बल है जो काम करता है पृथ्वी पे भू आकृतियों के निर्माण के लिए। अब यहाँ पे एक शब्दावली दी है, उसके बारे में जान लेते हैं कि स्थल मंडलीय प्लेट। तो भूपट्टी में अनेक बड़े एवं कुछ कठोर छोटी असमान आकार की छोटी प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं, प्लेटें के ऊपर ही हम महासागर महाद्वीप स्थित हैं। तो बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक ऐसा खुला क्षेत्र होता है जहाँ से पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, यानी मैग्मा निकलता है। तो ये क्या है, एक अंतर्जनित बल है जैसा कि हमने देखा। और यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा ये मेटल वाला स्तर है और मेटल से में यहाँ पे तरल पदार्थ है मैग्मा। और मैग्मा पे जब तरंगे विकसित होंगी, जब यहाँ पे दाब बढ़ेगा, तो ये दाब के कारण क्या होगा कि प्रेशर होने के कारण यहाँ से ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ये वहीं पे निकलेगा जहाँ पे ये सतह को कमजोर कर सके। मतलब एक दीवार है मान लीजिए, अब उस दीवार को आप मारते जाओ तो वो एक बार में नहीं टूटेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये मैग्मा बहुत बार फोर्स करते-करते जब कमजोर करते-करते मतलब बहुत समय के बाद, सालों-साल प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पे जो स्थल मंडल है, वो कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर पड़ने के कारण ये मैग्मा उसको चीरता हुआ ऊपर आ जाता है। यानी वो फोर्स बल के साथ काम करता है। इसीलिए क्या होता है कि इस फोर्स के कारण ही एक हमें जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें विस्फोट के साथ गैस और राख एकदम उड़ते हुए हवा में नजर आते हैं। तो यही कारण होता है। तो यहाँ पे क्रेटर की बात की गई कि जो ज्वालामुखी की ऊपरी सतह होती है, तो जहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि इसका जो मुख्य मुँह है ये, वहाँ पे अगर ज्वालामुखी वाला एरिया है, अगर ज्वालामुखी नहीं निकल रही है और वहाँ पे अगर जल जमा हो जाता है, यहाँ पे किसी कारण भराव होने के कारण, और भराव होने के कारण फिर वो बंद हो जाता है छिद्र और वहाँ पे जल इकट्ठा होता है, तो उसको क्रेटर कहते हैं। ये ज्वालामुखी के यानी मैग्मा के निकासी का एक नली होती है। ये लावा है जो ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि मैग्मा का भंडार है। ये हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी है भूसतह, यहाँ पे मेटल वाला एरिया है। तो ये आपको ग्राफ ध्यान में रखना है क्योंकि इसके कारण आप अगर ग्राफ को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर देना बहुत सरल पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि एंडोजेनिक का मतलब होता है अतः, और एक्सोजेनिक का मतलब होता है बाह्य, यानी अतःजनिक उत्पत्ति और बाह्यजनिक उत्पत्ति। देखिए कि इस तरह से जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है और वो निकल रहा है। अब ये ज्वालामुखी में हमेशा गति होती है, वो एकदम गर्म रहता है, साथ में तीव्रता के साथ वो तरंगे के साथ ऊपर बदलता रहता है, यानी एक समानांतर वो गति कंटिन्यू करता ही रहता है। अब ये गति कर रहा है तो ऊपर की जो प्लेट है यहाँ पे, उनमें भी कहीं न कहीं एक गति आएगी, और यहाँ पे जो कमजोर जो भूस्थल होगा वहाँ पे छिद्र हो जाएगा, और छिद्र होने से वहाँ पे क्या होगा कि ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ज्वालामुखी निर्मित होगी तो कहीं न कहीं वो जो प्लेटें हैं उनमें भी एक तरह का कंपन आएगा, और कंपन के कारण क्या होगा कि भूकंप आएगा। यानी भूकंप और जो ज्वालामुखी दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि पृथ्वी पर बदलाव हो रहा है, अंदर गति हो रही है, अब गति के कारण कैसे उसका बाहरी स्वरूप बदल रहा है, तो इस क्लिप में देखिए ध्यान से कि कैसे जो
प्लेटें हैं वो टूट रही हैं, टूटने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, फिर एक समय के बाद एक दूसरे से फिर दूर-दूर से जाके जुड़ जाएँगी। इस तरह से जो है ये मतलब प्लेटें भी जो हमारा भूमंडल है, जो महाद्वीप है, जो महासागर है, वो इन्हीं प्लेटों पर डिपेंड है और अगर इन प्लेटों में गति होती है या फिर किसी तरह का बदलाव होता है, तो कहीं न कहीं पृथ्वी के बाह्य स्वरूप को भी प्रभावित करेगा। जिस तरह की आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 प्लेटें टूट रही हैं, मतलब दूर जा रही हैं और दूर जा रही हैं, तो ये जो भी महाद्वीप है, जो पहले पास थे, अब वो दूर जा रहे हैं एक-दूसरे से। तो इस तरह से जो पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी के बाह्य स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। अब आगे हम देखेंगे कि दूसरा जो बल है मुख्य, जो अंतर्जनिक बल है भूकंप, उसके बारे में जानने वाले हैं कि भूकंप किस तरह से काम करता है। तो स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब प्लेटें हैं तो गति हो रही है तो उनमें कहीं न कहीं कंपन होगा क्योंकि जब गति हो रही है तो कहीं न कहीं प्लेटें क्या होंगी एक-दूसरे से टकराएँगी और टकराएँगी तो क्या होगा कि दोनों में कहीं 2 बर्तन ले लीजिए और उसको टकराइए तो क्या होगा, वो खुद तो हिलेंगे ही, टक्कर तो होगा ही साथ में उनमें भी कंपन होगा। और उसी कंपन के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर एक तरह का भूकंप उत्पन्न होता है और उसी कंपन को कहते हैं भूकंप। यानी पृथ्वी के चारों ओर यह कंपन गति करता है और इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपटल के नीचे वह स्तर जहाँ पे कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं और जहाँ पे जो सबसे मान लीजिए कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं तो आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, आप समझ जाइएगा कि वो किस तरह से बताया गया है। होता क्या है कि मान लीजिए कि जो मैग्मा निकला या फिर जहाँ पे कंपन सबसे पहले हुआ, उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है और वही जब भूसतह के निकट यानी ये भूसतह के निकट नहीं, मान लीजिए कि ये हुआ, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का भूसतह है और पृथ्वी के भूसतह के नीचे यहाँ पे एग्जैक्ट भूकंप यानी कंपन हो रहा है। क्योंकि प्लेट यहाँ पे टकराई एक नीचे और यहाँ पे पहले एक गति हुई। अब जब यहाँ पे फर्स्ट कंपन हो रहा है इसको कहते हैं उद्गम केंद्र और जब ये भूसतह पे आकर कंपन हो रहा है तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के एस्पेक्ट से आपको याद रखना है क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये वाला अधिकेंद्र वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए एक क्लिप है आप उसको देखिए फिर आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस क्लिप में ध्यान से देखिए कि कैसे जो है भूकंप का जो ये वाला स्तर है ये धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और ये जब स्थलमंडल पे आता है तो ये अपने आकार में ज़्यादा दूर तक फैलता है यानी यहाँ पे इसका आकार जो है बड़ा होता है और जैसे ये अपने आकार में बड़ा फैलता है यानी ज़्यादा फैलता है तो इसकी गति जो है धीमी होती है, इसकी तीव्रता जो है कम हो जाती है। तो इस तरह से भूकंप का जो ये वाला भाग है जहाँ पे ये छोटी रेखा उत्पन्न हो रही है, ये उद्गम केंद्र है और यहाँ पे ये धरती पे पहली बार महसूस किया जा रहा है यानी भू-सतह पे, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अब इसी भू तरंगे जो होती हैं, ये 3 तरह की तरंगे होती हैं, जिनमें हम नाम कह सकते हैं पी तरंगे, एस तरंगे और सरफेस वेव तरंगे। तो पी तरंगे हैं, वो सीधी-सीधी ऐसे टकराती हुई एक जैसे मान लीजिए कि एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी से टकरा रही है, इस तरह से गति करती हैं। वहीं पे जो एस तरंगे हैं, वो एक लहर के समान गति करती हैं और सरफेस वेव तरंगे होती हैं, जिनको सामान्यतः एल तरंगे भी कहते हैं, वो इस प्रकार की गति करती हैं, जिस तरह आपको आकृति ध्यान में रखना है। तो इन तरंगों में जो होता है पी तरंगे को सामान्यतः अनुदैर्घ्य कहा जाता है, उसी तरह एस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है और जो पृष्ठ यानी सरफेस वेव तरंगे हैं उनको एल तरंगे कहा जाता है। तो देखा हमने कि किस तरह से भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र और जहाँ पे धरती पर पहली बार महसूस किया जाता है भू-सतह पर उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। जैसे-जैसे ये तरंगे बढ़ती जाती हैं आगे-आगे यानी ये आकार में बड़ी होती जाती हैं और बड़े होने के कारण इनकी जो गति है इनमें जो इनकी तीव्रता है वो कम होती जाती है। तो इस तरह से जब पास की जो चीज़ें होती हैं मतलब यहाँ पे अगर उद्गम केंद्र है इसका और यहाँ पे अधिकेंद्र है, तो यहाँ पे जो नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ये दूर होती जाएँगी और दूर होने के कारण जो इनकी तीव्रता है वो कम होती जाएगी और जिसके कारण जो है यहाँ पे जो भूकंप के कारण नुकसान होता है वो कम देखने को मिलता है। तो ये हमने सामान्यतः जो भूकंप तरंगे होती हैं उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और
और इसके लिए हमें क्या है कि नुकसान कम हो, इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो कम जान-माल की हानि हो, कम लोग नुकसान हो, कहीं आर्थिक जो संसाधन है उनका कम नुकसान हो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले से सावधानी रखनी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं भूकंप का पता लगाने के लिए कि भूकंप आने वाला है, वो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनमें एक उत्तेजना आ जाती है, वो घबराने लगते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को पहले महसूस कर लेते हैं। उसी तरह मछलियों जो तालाब में होती है उनमें भी उत्तेजना देखने को मिलती है। जो साँप है वो धरातल पर आना, यानी जो छुपे साँप होते हैं धरती में, वो धरती पे मतलब बाहर आकर घूमना चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोग अनुमान लगा के कि भूकंप आने वाला है, इस तरह का संकेत देते हैं। एक भूकंप यहाँ पे चित्र का दिया गया उदाहरण कि कैसे जो भूकंप आया था भुज में, वहाँ पे वो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, और ये भूकंप की जो तीव्रता थी 6.9 तीव्रता थी इसकी, जो सेकंड हाईएस्ट जो भूकंप की तीव्रता होती है वो थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूल प्रभावित हुए थे। उदाहरण के रूप में देख सकते हो कि स्कूली बच्चों में से 971 बच्चे और 21 शिक्षकों की मौत हो गई थी। साथ में जो जो राहत काम था वो 3 दिन बाद तक वहाँ पे उस क्षेत्रों में पहुँचाया गया था। साथ में जो तबाही थी वहाँ पे फ़ोन लाइनें, बिजली, जल, विद्युत सुविधा, संचार लाइनें सब कुछ अवरुद्ध हो गया था भूकंप के कारण। शहर में आग लग गई थी। साथ में ये देखने को मिला था कि राष्ट्र वहाँ पे इतना नुकसान हुआ था कि उसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा था, और साथ में जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने वित्त केंद्र से सहायता माँगी थी, वित्तीय सहायता की, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई मतलब उसको रिडम्पशन किया जाए। तो इस तरह से एक भूकंप आता है तो किस तरह से आर्थिक जनहानि होती है, साथ में जो हमारी आर्थिक अवसंरचना होती है उसको भी नुकसान पहुँचता है। भूकंप को सामान्यतः मापा जाता है जिसको कहा जाता है भूकंप लेखी यंत्र। भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से हम भूकंप को मापते हैं, और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का माप लिया जाता है। ये एक मान लीजिए कि एक स्केल के समान होता है जिसमें 1 से 10 तक अंक होते हैं। तो सबसे जो कम जो तीव्रता वाला भूकंप होता है उसको जो 2.0 होगा उसको कम तीव्रता वाला भूकंप माना जाएगा। उसी तरह से जो 5.0 होगा उसको मध्य तीव्रता वाला अंक मतलब भूकंप माना जाएगा। साथ में ऐसा भूकंप जो 6 और 7 वाला तीव्रता से अधिक होगा, उसको अधिक तीव्रता वाला भूकंप माना जाएगा, और उसकी तीव्रता के कारण उससे क्या होता है कि अगर जितनी अधिक तीव्रता होगी, उतना अधिक क्षति होता है, मतलब संसाधनों का नुकसान होता है, उतने ही जल्दी जो पृथ्वी पर जितनी भी संरचना है, वो टूटने लगती हैं। यानी एक तरह से तबाही करने के लिए जो ये तीव्रता है, उनका स्तर भी उसी हिसाब से है। जितनी अधिक तबाही होगी, यानी उतनी अधिक उस भूकंप की तीव्रता होगी। भूकंप के दौरान हमें बचाव की तैयारी के लिए यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि सुरक्षित स्थान पे रहें, जैसे कि टेबल है या फिर दीवार के अंदरूनी कोने पे छिपे रहना चाहिए। आग वाली चीज़ें हैं, चिमनी के पास मतलब जो है, या फिर टूट सकने वाली कोई खिड़की है, दर्पण है, तस्वीर है, उनसे दूर रहना चाहिए। पहले से ही हमें अपने परिवारजनों को इस चीज़ से मतलब कि भूकंप की जो भी चीज़ें हैं, उससे अवगत कराने देना चाहिए। उनको ये सजेशन देना चाहिए, उनमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि भूकंप आए तो क्या-क्या करें लोग। अब बात करते हैं कि जो हमने आंतरिक 2 चीज़ों के बारे में देखा कि 2 आंतरिक कारण थे। एक तो भूकंप था, दूसरा था ज्वालामुखी, और तीसरा था भूस्खलन। भूस्खलन के बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया है, तो हम आने वाले चैप्टर जो होंगे उनमें हम भूस्खलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों जो थे अंतर्जनित बल थे जिनके कारण पृथ्वी पर परिवर्तन होता है आंतरिक रूप से। अब बाह्य जनों के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के बाह्य रूप को परिवर्तित करने में जिम्मेदार होते हैं, जो बाह्य बल होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर नई स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो होता क्या है कि इनमें 3 चीज़ें हैं, एक तो जल है, एक हवा है और एक हिमनद है। और इन तीनों को यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट है जिनको देख लेते हैं कि विश्व के हजारों छोटे-छोटे जलप्रपात हैं, यानी विश्व में ऐसे छोटे-छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊँचा जलप्रपात जो है वो है वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और दक्षिण अफ्रीका का एक
देश है वेनेजुएला, वहाँ पे ये जलप्रपात स्थित है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा जो देश है उनके बीच की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जो बात करते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ये जलप्रपात का मतलब होता है कि कोई ऐसी ढाल से, कोई ढाल है, ठोस ढाल, और उस ढाल से कोई नदी की धारा गिरे, और वो भी गिरे तो वो किसी ठोस स्थान पे ही गिरे, पत्थर चट्टानों पे। तो इससे क्या होता है कि ये तेज धार गिरने से एक जलप्रपात का निर्माण होता है, यानी फॉल्स का निर्माण होता है। तो आपको ये दक्षिण अमेरिका का जलप्रपात को याद रखना है कि ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला में स्थित है। साथ में आपको पूछा जा सकता है कि यूएसए और कनाडा के बीच के बॉर्डर पे स्थित कौन सा जलप्रपात है, तो नियाग्रा है। और आपको अफ्रीका के जलप्रपात को भी याद रखना है, विक्टोरिया जलप्रपात, जो 2 देशों को जोड़ता है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को। ये भी 2 सीमा के बीच स्थित है। तो यहाँ इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो ये जलप्रपात है, ये भी कोई ना कोई एक स्थलाकृति निर्मित करते हैं, जिसको लोग देखने के लिए हजारों टूरिस्ट ये सालों-साल यहाँ पे लोग जाते हैं। इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अक्षय अक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रम द्वारा भूमि दृश्य लगातार विकृत होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर पृथ्वी पर सेल टूटती हैं, तो उनको टूटने की प्रक्रिया को अपक्षयन कहा जाता है। लेकिन जब वही टूटने की प्रक्रिया जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से, हिम के माध्यम से हो, तो उसको अपर्दन कहते हैं। और जब अब कोई चीज का अपर्दन और अपक्षयन हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो विस्थापित होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और वहाँ पे जाके निक्षेपित होगा, तो उसको कहेंगे निक्षेपण। और ये निक्षेपण भी जो पृथ्वी पर धरातल है, धरातल पर भिन्न आकृतियों के निर्माण में के लिए जिम्मेदार होता है। तो इनमें जो पहला कारक है नदी। नदी, यहाँ पे जलप्रपात की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि जब नदी किसी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर और शैल खड़े ढाल से घाटी में गिरती है, तो उसको कहते हैं जलप्रपात, यानी वो एक जलप्रपात का निर्माण कर रही होती है। अब मान लीजिए कि कोई नदी है, वो मैदानी क्षेत्र से गुजर रही है, तो वो गुजरती हुई मोड़दार मार्ग से बहेगी और बहने के कारण वो बड़े मोड़ों को बनाएगी और उसी मोड़ को कहते हैं विसर्प, यानी इस तरह के विसर्प का निर्माण करती हुई बढ़ेगी और ऐसी नदी को कहा जाता है मिएंडर नदी। तो ये लगातार अगर नदी जो है इस तरह का विसर्प का निर्माण करती हुई आगे बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं वो अपने साथ बहुत सारा जो अपरदन वाले तत्व लेकर आएगी और उन तत्वों को, उन घटकों को निक्षेपित करती हुई जाएगी। तो जब निक्षेपण का स्वरूप इतना अधिक हो जाएगा कि एक समय आने पर वो नदी जो है, जो ये मुड़ावदार एरिया है, वो पूरी तरह से निक्षेपण के कारण अलग हो जाएगा और अलग होने के कारण यह एक तरह का झील का निर्माण करेगा, जिसको कहते हैं चाप झील। तो इस तरह से ये जो नदी है, एक चाप झील का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है। और जब ये नदी मान लीजिए कि अपने तटवर्ती क्षेत्र से आगे बढ़कर बहने लगती है, तो बाढ़ आता है और बाढ़ आने से क्या होता है कि तटवर्ती इलाके डूब जाते हैं और ये इलाके कहीं न कहीं एक जो बाढ़ वाले इलाके होते हैं, जिनको कहा जाता है कि उपजाऊ मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आते हैं, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टियों के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अब जब नदी आगे बढ़ रही है और ऐसे समतल इलाकों से जब समुद्र के पास हो जाती है, तो वो इस तरह की आकृति बनती है। मान लीजिए कि मुख्य नदी है, वो कई धाराओं में बह रही है। मतलब इस तरह से बढ़ जा रही है। तो इन धाराओं को कहा जाता है वितरिका और ये वितरिका अपने मुहाने पे जब बहती हैं, तो अंत में क्या होता है कि एक वो मान लीजिए कि नदी है, कोई तीव्रता से बह रही है और तीव्र नदी बह रही है, तो वो अपने साथ बहुत सारे मलबे को ला रही है और धीरे-धीरे जब वो अपनी गति को धीमी करती है, तो ये मलबा भी कहीं न कहीं जमना शुरू हो जाता है। तो यही है कि यहाँ पे जब ये वितरिकाओं में बढ़ती है, तो ये वितरिका में बढ़ने के कारण इसकी जो गति है, ये धीमी होती है और गति धीमी होने के कारण ये वितरिकाओं के मुहाने पर ये मलबे जमा होने लगते हैं, यानी यहाँ पे इनका निक्षेपण होने लगता है और इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे वितरिकाएँ होती है, उनके मुहाने पर हमें ये मलबे मिलते हैं और इन्हीं मलबे को कहा जाता है डेल्टा, यानी डेल्टा का ये निर्माण करती हैं। जो ये मलबा कह सकते हो या फिर अवसाद। तो ये मुहाने पे जो अवसाद छोड़ती हैं या फिर मलबा, और इन्हीं से डेल्टा का निर्माण होता है। अब समुद्री तरंगों की बात करें कि ये समुद्री तरंगे किस तरह से आकृति
स्थलाकृति को निर्मित करती हैं। तो मान लीजिए कि ये समुद्र की तरंगे हैं और बार-बार ये उठ रही हैं और यहाँ पे एक चट्टान है समुद्र के पास। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये कि ये समुद्री चट्टान कई भागों पे ठोस होते हैं, तो कई बार ये कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि नदी की जो ये समुद्र की तरंगे हैं बार-बार इनसे टकराती रहेंगी, तो इनको ये तोड़ने का एक तरह से काम करती हैं। जब इस तरह से तोड़ती हुई जो यहाँ पे मान लीजिए कि कमज़ोर सेल इनको मिल जाता है, तो वो उस सेल को तोड़ती हुई अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इस तरह से ये समुद्री गुफ़ा का निर्माण करती है। जब यही समुद्री गुफ़ा के आर-पार हो जाता है, यानी नदी जो समुद्री तरंग है वो और तेज़ी लहरों के साथ-साथ बहती हुई उसको आर-पार पूरी तरह से कर देती हैं और सिर्फ़ छत बचा रहता है, तो उसको कहते हैं कि तटीय महराब, यानी इस तरह के महराब का निर्माण करती है। और जब समुद्री तरंगे इसी पूरे महराब को तोड़ती हुई मतलब तरंगे टकराती हुई इसको ही चट्टान को ही पूरी तरह से तोड़ देती हैं और अकेला सिंगल जो ये चट्टान है वही रहता है, बचा रहता है, तो उसको कहते हैं स्टेक, यानी इस तरह का स्टेक का निर्माण ये तरंगे करती हैं। और जब ये समुद्री तरंगे समुद्र के तटीय इलाकों पे बहती हैं, तो वो कहीं न कहीं समुद्र के तटीय इलाकों पर एक तरह समुद्री भुरुंग का निर्माण करती है। यानी समुद्र के किनारे आपने देखा होगा जैसे मुंबई में मरीना बीच है, तो वहाँ पे पत्थरों का ऐसी श्रृंखला बिछाई है। तो वो श्रृंखला समुद्र की कई बार क्या होती है कि तरंगे भी लाकर पत्थरों को किनारे-किनारे छोड़ती जाती हैं, जैसे कि नदियाँ करती हैं। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है समुद्र भृंग, यानी टूटी हुई जो मलबे होते हैं, कंकड़, उनको समुद्री भृंग कहा जाता है क्योंकि उनके समुद्री अवशेष होते हैं वो एक तरह से। हिम नदी के कार्यों की बात करते हैं कि जो कि हमारा तीसरा बाह्य जनित बल है। तो हिमनद को होता क्या है कि हिमनदी और हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं और ये अपने नीचे जो भी मिट्टी और पत्थर होता है उसको अपरदित करती हैं और अपरदन के कारण होता क्या है कि वहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा यानी एक गर्त का निर्माण हो जाएगा। अब उस गर्त को में अगर बर्फ पिघलेगा तो गर्मी या सीज़न के हिसाब से अगर वहाँ पे परिवर्तन होता है तो बर्फ पिघल के वहाँ पे जल का रूप ले लेगा। तो इस तरह से ये जो भी गर्त निर्मित होगा वो एक तरह से झील प्रतीत होगा कि यानी एक सुंदर झील का निर्माण करने में हिमनदियाँ अपना योगदान देती हैं। साथ में जो हिमनद अपने साथ लाए हुए छोटे मलबोस, रेत, तलछट मिट्टी को भी वहाँ पे निक्षेपित करता है और इसी को हिमनद निहिमुड कहते हैं। चौथा जो मुख्य कारक है बाह्य जनित स्थलाकृतियों के निर्माण में वो है पवन। पवन किस तरह से जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करता है तो देखते हैं। रेगिस्तान में पवन जो है अपरदन और निक्षेपण दोनों का कार्य करता है और ये छत्रक सेल के निर्माण में मतलब अपना मुख्य योगदान देता है। छत्रक सेल उन्हें कहा जाता है मान लीजिए कि कोई सेल है और सेल के ऊपरी भाग ज़्यादा विस्तृत हो और निचली भाग जो है संकीर्ण हो तो उसको छत्रक कहा जाता है और ऐसे छत्रक का निर्माण रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि पवन जो है अपने साथ रेत के कणों को उड़ाकर ले जाता है एक स्थान से दूसरी जगह तक। तो ले जाने के कारण जब पवन जितनी तीव्रता से उड़ेगा उसके साथ ये कण भी उड़ेंगे और ये जब कण इस सेल से टकराएँगे तो इसके निचले भाग को वो ज़्यादा अपराजित करते हुए आगे बढ़ते जाएँगे, जिसके कारण इस तरह के सेल हमें रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जब रेती के कण एक जगह मान लीजिए कि ये इस पवन की गति धीमी हो जाती है, तो वो रेती के कण एक जगह निक्षेपित हो जाएँगे और अगर वो सीमित क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, तो वो बालू के टीले का निर्माण करते हैं। वहीं पे जब वो विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, इस तरह के बड़े क्षेत्र में, तो वो इस तरह के लोएस इस तरह के जो स्थलाकृतियाँ हैं, उसको लोएस कहा जाता है और ये पवन के जो कण होते हैं, पवन के साथ जो कण होते हैं रेती के, वो बड़े स्तर पर जब निक्षेपित होते हैं, तभी लोएस का निर्माण होता है। तो इस तरह के विशाल जो लोएस हैं, वो हमें चीन में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से इस चैप्टर में अंतःजन्य कारक और बाह्यजनित कारक जो हैं, पृथ्वी पर स्थलाकृतियों के निर्माण में जिम्मेदार होते हैं। पवन जैसे कि छत्रक के निर्माण में बालू का टिल्ला और लोएस के निर्माण में जिम्मेदार होता है। हिमानी जो है किस तरह से झील के निर्माण में, साथ में हिम नदी जो है वो किस तरह से विसर्प के निर्माण में, चाप झील के निर्माण में जिम्मेदार होता है। साथ में किस तरह से सागरीय तरंगे हैं वो स्टेक और गुफा, समुद्री गुफा के निर्माण में जिम्मेदार होती हैं। ये हमारे बाह्य कारक हैं जो इस तरह की स्थलाकृतियाँ निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से आंतरिक कारक ज्वालामुखी है,
भूकंप है वो इस स्थलाकृतियों के निर्माण में जिम्मेदार होते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।